बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 11th सिलेबस के बारे में। अगर आप 11th क्लास में गए हैं तो आप लोगों को सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि 11th में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और अगर आप साइंस से लिए हैं, मैथ्स से लिए खास करके, तो आपको हम मैथ्स में जो भी चैप्टर पढ़ना है वो सारे चैप्टरों के बारे में भी हम एक एक कर आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि अगर आप जब भी 11th क्लास में अगर आप हैं तो आपको 11th का सिलेबस जानने की जरूरत है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम जानेंगे कि 11th का सिलेबस क्या है, यानी कि पाठ्यक्रम इसका क्या है, इसमें आप कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि 11th मैथ्स का भी सिलेबस, जिसमें कि ऑल चैप्टर जो है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको 11th का सिलेबस पहले आप जान लीजिए कि आप जानते हैं कि आपको 6 गो सब्जेक्ट दिया रहता है, जिसमें कि आपको कोई 5 को सिलेक्ट करना होता है। आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा करके आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और कौन कौन सा एक्स्ट्रा हो सकता है आपको हम बता दें कि मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि जिसको आप गणित बोलते हैं, और ये 100 मार्क्स का होता है, यानी कि पूर्णांक जो इसका है वो 100 है। और फिजिक्स आप जानते हैं जिसको भौतिकी बोलते हैं, और यह भी 100 नंबर का है, लेकिन इसमें हम ना 70 नंबर का थ्योरेटिकल होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। केमिस्ट्री भी उसी तरह से 100 नंबर का है, रसायन शास्त्र, जिसमें कि 70 नंबर थ्योरेटिकल होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा। बायोलॉजी भी, जीव विज्ञान भी 100 नंबर का ही होता है, लेकिन इसमें आपको 70 + 30 मिलेगा, यानी 70 नंबर थ्योरेटिकल और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होगा। हिंदी तो आपका कंप्लीटली आपको 100 नंबर होगा, और इंग्लिश भी आपका 100 नंबर का होगा। अब रही बात कि यहाँ पर 6 गो सब्जेक्ट है, लेकिन आपको परीक्षा देना 500 का ही है, मार्क्स जुड़ेगा जो आपका 500 का ही होगा। एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर, अगर आप मैथ्स मेन लेते हैं तो आप बायोलॉजी एक्स्ट्रा में मन हो तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी एक्स्ट्रा मेन लेते हैं तो आप मैथ को एक्स्ट्रा में आप ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा आप इस बार से लागू हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये तो जान गए कि 6 गो सब्जेक्ट में आप एक्स्ट्रा लेने की इच्छा हो तो लीजिए, और नहीं तो बस आप 5 को कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, बायोलॉजी को छोड़ दीजिए, मैथ ले लीजिए, या बायोलॉजी को ही ले लीजिए, मैथ को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या मैथ को एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, बायो को भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये तो रही बात कि आप सिलेबस समझ गए। तो आपको बता दें कि सबसे पहले कि टोटल जो मार्क्स आप लोग का आएगा, जिसमें कि मैथ्स और बायो क्या होता है, एक्स्ट्रा आप तो कोई भी दोनों में से ले सकते हैं। फुल मार्क्स जो होता है, टोटल मार्क्स आप जानते हैं कि 500 नंबर ही आप लोग को काउंट होगा, चाहे आप एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा का नंबर जुड़ता नहीं है, कोई एक का नंबर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये 500 नंबर का आप टोटल मार्क्स होता है, जिसमें कि आप यह भी जान लीजिए कि फर्स्ट डिवीजन जो है ना, आप कितना पर करते हैं, 300, मिनिमम आपको 300 नंबर चाहिए। सेकंड करने के लिए आपको 225 चाहिए, और थर्ड करने के लिए 150 चाहिए। तो आप ये भूल भुलैया में भी आप कभी सोचेंगे नहीं, तो सपना में भी नहीं सोचना है दोनों के बारे में, है ना। तो आपको मिनिमम 300 भी नहीं सोचना, मैक्सिमम की ओर जाना है, यानी कि आपको 300 से ज़्यादा बढ़ना है। और ज़्यादा कहाँ तक, तो आपको 500 की तरफ जाना है। और अगर आप 80% नंबर मार्क्स करने का सोचे हैं और मेहनत इस तरह से अगर आप करते हैं, तो समझिएगा आप लोगों का अच्छा भविष्य तय होगा, ठीक है। क्योंकि ये 80% अगर आप नंबर लाते हैं तो समझिए कि आप किसी भी क्षेत्र में आप आसानी से जा सकते हैं। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई कि 11th में आप कितना आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप मैथ्स लिए हैं या तो एक्स्ट्रा में या तो मेन है, तो हम आपको बताते हैं कि मैथ्स में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें मैथ्स का सिलेबस क्या है। मैथ्स में आप लोगों को, अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें, एनसीईआरटी बुक की बात करें, तो आपको खास करके यही सब सीरियल वाइज से आपको मिलने वाला है। आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक से आप देख भी सकते हैं। तो आपको मिलता है सेट्स। पहला जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होता है सेट्स, यानी कि समुच्चय के बारे में, कि समुच्चय क्या होता है और इसका ऑपरेशन, और इससे आपको कुछ एप्लीकेशन भी सीखना होता है, ठीक है। तो सेट्स आप लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि क्लास 10वां में ये सेट्स आप लोगों को देखने को नहीं मिला था। उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शन, यानी जिसको संबंध और फलन बोलते हैं, यह भी आप लोग के लिए नया ही होगा, क्योंकि यह भी आपको 10th क्लास में कुछ नहीं पढ़ना था। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, ये ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप क्लास 10 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, और अगर आप 10th क्लास में ट्रिगो पढ़े हैं तो समझिए आप लोगों के लिए 11th का ट्रिगो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अलजेब्रा, और अलजेब्रा एक शॉर्ट नाम है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारा जो है
देख लीजिए चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और इसका नाम आप लोग के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। पहला पढ़ना है आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको आप हिंदी में गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें कुछ फार्मूलाज दिए रहते हैं जिसको आप प्रूफ करने के लिए आपको बताया जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है। उसके बाद पांचवा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ये सब सारा बता दें आपको कि अलजेब्रा के पार्ट ही है। अलजेब्रा के पार्ट आप लोगों को 9 नंबर तक आपको पढ़ना है, सीक्वेंशन सीरीज तक, ठीक है। और उस छठा चैप्टर आप लोग को पढ़ना होगा लीनियर इनक्वालिटीज, जिसको रैखिक असमीकरण या असमीकाय बोलते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय। ये इसके बारे में भी ये नया ही है। ये लीनियर इनक्वालिटीज आप थोड़ा सा बेसिक क्लास में अब जाने होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आएगा तो जो आपको पहले से जानकारी होगा, लेकिन कुछ आपको इसमें सारा चीज़ नया ही पढ़ना है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय के बारे में, यह भी आप लोग के लिए नया ही है, लेकिन इसमें भी कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा ही होगा। सीक्वेंशन सीरीज कहने का मतलब आप एपी और जीपी के बारे में आपको खास करके इसमें पढ़ना है और कुछ स्पेशल सीरीज पढ़ना है, जो आप क्लास 10वां में भी आप एपी के बारे में पढ़े होंगे, समांतर सीरीज जिसको बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप 10वां में अगर पढ़े हो तो आपको स्ट्रेट लाइंस इसमें पढ़ना है। इसमें आपको जो 10वां चैप्टर पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सरल रेखा के बारे में पढ़ना है। लेकिन हाँ, आपको बता दें सारा जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही रहेगा इसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन एक तरह का क्या होता है, शंकु परिच्छेद होता है, जो शंकु को काट काट के नया पिक्चर बनता है, जिसमें आपको सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे 10वां क्लास में आप 2D सिर्फ पढ़े होंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन अब आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर परिचय करना है। लेकिन यही क्लास 12th में जाइएगा तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, और ये जो है कैलकुलस का पार्ट है। और इसी पार्ट के लिए आपको समझिए कि क्लास 12th में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस करना है। यहाँ पर तो आपको ये जो 13 नंबर चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ये यहाँ पर कम पढ़ना है। लेकिन क्लास 12th में अगर आप जाएंगे तो आपको बता दें कि ये 44 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलस 44 नंबर का हो जाएगा अगर आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो। उसके बाद आता है 14 नंबर मैथमेटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग तो ये न के बराबर, ये थोड़ा सा पढ़ना है जानकारी के रूप में। और उसके बाद आता है 15वां नंबर स्टैटिक्स, जिसको आप सांख्यिकी तो आप पढ़े ही होंगे क्लास 10वां में भी आप, माद मादिका बहुलक के बारे में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उससे आगे रिलेटेड करके आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता आप 10वां क्लास से ही आप पढ़े जरूर होंगे। तो यहाँ पर आपको फार्मूला कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा। वहाँ पर आप क्लास 10वां में बेसिक जानकारी प्राप्त किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा जानकारी प्राप्त करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसमें आप 11th के सिलेबस से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुछ चैप्टर जो है आप क्लास 10वां में जरूर पढ़े होंगे, उसी से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा जो आप लोगों को डायरेक्ट नया लगेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आप लोगों के लिए है कि 16 को आप लोग को बस समझिए कि आपको चैप्टर पढ़ना है। अगर आप इस सारा चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा करेगा। और हाँ, आपको हम बता दें कि 11th का मैथ्स आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि 11th के मैथ्स नहीं, आप 12th का मैथ आप लोग को आसान लगेगा या भारी लगेगा। अगर आप 11th के मैथ नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग को 12th में मैथ्स भारी लग सकता है। और खास करके हम आपको बता दें कि इसमें जो हम आपको बताए थे ये वाला आप ज़रूर पढ़िएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यही सबसे ज़्यादा काम आता है क्लास 12th में, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा सिलेबस तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।